सभी को नमस्कार। ये हमारा D9 चार्ट के ऊपर एक दूसरा छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि अगर आपके पास लग्ना चार्ट है तो लग्ना चार्ट के प्लैनेट्स के डिग्री से आप D9 चार्ट कैसे बना सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि लग्ना चार्ट का जो प्लैनेट्स हैं D9 के चार्ट में कौन कौन से राशि में अवस्थित होते हैं, वो कैसे होता है, उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे हम समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि कोई कुंडली में जो आप, ये एस्ट्रोसेज ऐप कुंडली है, तो यहाँ पे ये मैं आपको सामने एक वे चार्ट ले लेता हूँ और उस पर मैं बताता हूँ कि कैसे आपका जो डिविजन्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड होते हैं और कैसे जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है वर्गोत्तम है, 2 नंबर साइन में है। और चंद्रमा जो है आपका डिग्री वाइज अगर आप देखोगे तो 13 डिग्री है, 13 लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एग्जैक्ट डिग्री चंद्रमा का क्या होगा। ये देखिए मून में लिखा हुआ है 13 डिग्री 53 मिनट, फिर 58 56 सेकेंड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चंद्रमा है लगभग 14 डिग्री के पास है। अब मैं इस चंद्रमा में जब वर्गोत्तम लिखा हुआ है या उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये समझ गया कि ये जो चार्ट का चंद्रमा है ये 2 नंबर साइन या वृषभ राशि में है और ये नवमांश कुंडी में भी वृषभ राशि में ही होगा, क्योंकि वर्गोत्तम का मतलब होता है वो प्लानेट जिसको D1 या लग्ना चार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट देके लिखा हुआ है, स्क्वायर साइन दिया हुआ है इसके ऊपर, वर्गोत्तम प्लानेट है। और वो वर्गोत्तम का मतलब नवमांश में भी सेम राशि पे वो रहेगा। बड़ा अच्छा होते हैं ऐसे प्लैनेट्स। तो आप देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा का बात हुआ था, नवमांश चार्ट ऊपर दिख रहा है और नवमांश चार्ट में चंद्रमा जो है आपका सेम राशि पे है, क्योंकि चंद्रमा इस चार्ट में वर्गोत्तम था। वर्गोत्तम का मतलब है जो प्लैनेट आपके लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में सेम राशि में रहता है उसको वर्गोत्तम प्लैनेट कहा जाता है, वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे है। अब आप देखिए चंद्रमा का अगर मैं डिवीजन पता करूंगा कि ये अगर 9 डिवीजन का चार्ट होता तो ये कहाँ पे आएगा, तो 9 डिवीजन के लिए भी आप आराम से जो है इस बात को समझ पाएंगे कि 9 डिवीजन जो है आपका प्लानेट में आएगा। वो जब आप हिसाब करेंगे तो 0 से 13 डिग्री के लिए आपका पहला वाला जो पार्ट है उस पे वो आएगा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, फिर 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 मिनट तक, फिर 6:40 से 10 डिग्री तक, फिर 10 से लेके 13 डिग्री तक, फिर 13 से लेके, तो इसका मतलब 5 नंबर डिवीजन में वो आएगा। ठीक है, 5 नंबर डिवीजन में चंद्रमा आ रहा है। तो मैं इसके लिए जो डिवीजन वाला हिसाब दिया हूँ 9 डिवीजन से डिवाइड करने के लिए, वो भी आप आराम से जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और वहां से आप सब समझ सकते हैं। तो अगर वो 5th डिवीजन में आ रहा है तो आप जब भी उसको हिसाब करेंगे तो पहले तो आप देखिए सेजिटेरियस तक एरीज वाले सारे डिविजन्स आ जाएंगे, क्योंकि वो 9 डिवीजन एरीज से शुरू होगा, सेजिटेरियस में खत्म होगा। और प्लानेट टॉरस में अगर हैं तो उसका कैप्रिकॉन से शुरू होगा। तो कैप्रिकॉन, एक्वारियस, पाइसेस, एरीज एंड टॉरस, जैसे ही मैं 5 काउंट कर रहा हूँ टॉरस पे आ रहा है। तो इसी वजह से चंद्रमा जो है यहाँ पे वर्गोत्तम है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका D1 चार्ट में भी आपका वृषभ राशि में है और आपका जो है D9 चार्ट में भी चंद्रमा वृषभ राशि में है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए आपका जुपिटर 10 डिग्री का है। तो प्लानेट के लिए जो मैं दिखाया हूँ जुपिटर जो है 10 डिग्री का है। तो आप देखिए जुपिटर अगर 10 डिग्री का है तो आपको ये समझना होगा वो 10 डिग्री कौन से डिवीजन में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 डिग्री से ऊपर है तो प्लानेट का पोजीशन हम देख लेते हैं। पहले जुपिटर देखिए 10 डिग्री 48 मिनट का है, तो इसका मतलब है 4th डिवीजन में वो आएगा। क्योंकि आप जब डिवीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर से चार्ट में आप देखोगे 0 से 3 डिग्री 20 मिनट पहला डिवीजन है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट दूसरा डिवीजन है, 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री तीसरा डिवीजन है, 10 से ऊपर और 13 डिग्री 20 मिनट से नीचे कोई प्लानेट होगा तो उसका मतलब है कि वो चौथा डिवीजन है। तो इसका मतलब है आपका जो जुपिटर है वो कहाँ पे रह रहा है, जुपिटर जो है चौथा डिवीजन में रह रहा है। और D1 चार्ट से मैं उसका पोजीशन जो है D9 चार्ट पे जाके देखूंगा। तो आप देखिए D9 चार्ट जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ पे आप देखिए जुपिटर आके लग्न में बैठा हुआ है और 10 नंबर साइन में जाके बैठा हुआ है।
तो आपको ये जानना होगा कि ये 10 नंबर साइन में कैसे बैठ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जो एरीज का डिवीजन से 1 से 9 तक एरीज से शुरू होगा, जो आपका टॉरस का डिवीजन है वो कैप्रिकॉन से शुरू होगा, और ऐसे ही जो आपका जेमिनाई साइन का डिवीजन है तो वो कहाँ पे शुरू होगा, वो जहाँ पे आपका टॉरस का कंप्लीट हो रहा है वहां से शुरू होगा। इसका मतलब है आपका देखिए टॉरस का जो साइन खत्म हो रहा है उसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेजिटेरियस में पहला वाला सारे 9 डिवीजन आ जाएंगे, एरीज से सेजिटेरियस 9 साइन है। उसके बाद दूसरा जो टॉरस के लिए कैप्रिकॉन से शुरू होगा और वो जाके वर्गो में कंप्लीट हो जाएगा, 3 3 6 और यहाँ पे 3 9 हो गया। तो लिब्रा से शुरू होगा पहला डिवीजन। कोई भी प्लानेट जो आपके जेमिनाई साइन में है उसका अगर पहले हिस्से में है तो लिब्रा से शुरू होगा। लेकिन आपने देखा जुपिटर जो है फोर्थ हिस्सा में था, तो इसीलिए लिब्रा से अगर काउंट करेंगे, लिब्रा हो गया फर्स्ट, स्कॉर्पियो हो गया सेकंड, सेजिटेरियस हो गया थर्ड और कैप्रिकॉन हो गया फोर्थ। तो इसीलिए आपका जो जुपिटर है वो नववां चार्ट में कहाँ पे जाएगा, जहां पे भी आपका कैप्रिकॉन का साइन होगा वहां पे जाएगा। तो इससे पता चल गया कि कैप्रिकॉन का साइन यहाँ पे लगना में है। तो फिर से कोई पूछ सकता है सर अगर इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो है कई सारे प्लैनेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि वो नवमांश कुंडली में कहाँ पे हैं। अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे मैं शनि का डिग्री ले रहा हूँ और शनि के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो आप देखिए शनि कहाँ पे है, यहाँ पे शनि 5 नंबर साइन में है लग्ना चार्ट में। और कोई पूछेगा नवमांश में कहाँ गए हैं शनि, तो आप देखिए शनि यहाँ पे जो है जो आपका जेमिनाई साइन है 3 नंबर साइन में जा रहे हैं। तो हमें पहले देखना होगा डिग्री। शनि का डिग्री जो है 6 डिग्री है, एग्जैक्ट डिग्री देखना पड़ेगा। कई बार डिवीजन में जो है आपका 20 डिग्री वाला हिस्सा भी आ जाते हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो शनि अगर 6 डिग्री 50 मिनट में है तो इसका मतलब है 6 डिग्री 40 मिनट से ऊपर आ गए शनि, 6 डिग्री 50 मिनट में। तो इसका मतलब थर्ड डिवीजन हो गया। तीसरा डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, जो है लियो साइन कहाँ से शुरू होगा, उसका डिवीजन कहाँ से शुरू करेंगे वो जानना जरूरी है। उसके लिए मैंने एक चार्ट शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगा कि शनि जो आपके थर्ड डिवीजन में है वो कैसे जाके जेमिनाई में पहुंच रहे हैं लियो साइन से। तो पहला तो अगर एरीज में कोई प्लैनेट्स हैं तो डिग्री वाइज हम एरीज से लेके सैजिटेरियस तक हिस्सा करेंगे, ये 9 हिस्सा हो गया। ऐसे ही आप जब वृषभ राशि लेंगे तो उसमें कोई प्लैनेट्स है तो पहले आप देख लीजिए कौन से डिग्री में है, वो कौन से डिवीजन में आता है 9 डिवीजन में से। फिर वहां से 3 और 3 6, फिर 3 काउंट करेंगे तो वर्गो में कंप्लीट होगा, लिब्रा से शुरू होगा उसका डिवीजन, है ना। जैसे ही आपका पहला वाला एरीज में कोई भी प्लैनेट लगना चार्ट में है तो उसका सेजिटेरियस में कंप्लीट हो रहा है। ऐसे वृषभ का कैप्रिकॉन से शुरू होगा और भर्गो में कंप्लीट होगा, 9 पार्ट हो गए। फिर ऐसे भी जेमिनी का लिब्रा में शुरू होगा और वहां से 9 काउंट कर लेंगे तो फिर वो जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो लिब्रा से आप जैसे काउंट करेंगे तो देखिए सेजिटेरियस तक 3 हो गया, पाइसेस तक 3 हो जाएगा, जेमिनी तक 3 हो जाएगा। तो लिब्रा का सारा डिवीजन जेमिनी में कंप्लीट हो गया। कैंसर वाला अपने ही जगह से शुरू हो गया, यानी कैंसर साइन में कोई भी प्लानेट है तो उसका पहला पार्ट अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच कैंसर में कोई प्लानेट है तो वो जाके कैंसर साइन के नवमांश में पहला वाला पड़ेगा। उसके बाद फिर लियो पड़ेगा, फिर वर्गो पड़ेगा, फिर लिब्रा। ऐसे आप काउंट करेंगे तो पाइसेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसके बाद कैंसर साइन का जैसे ही कंप्लीट हुआ 3 3 6 3 9, तो जो भी आपका लियो साइन होगा वो शुरू होगा एरीज से। तो आप देखो एरीज से अगर शुरू हुआ तो आपका तीसरा हिस्से में शनि था, तो यहाँ पे एरीज से टॉरस जमीनाई, तो यहाँ पे वो जमीनाई में है। तो इसका मतलब है आप जो है बिना नवमांश देखे भी आप इस डिग्री को यूज करके आप निकाल सकते हैं कि आपका जो प्लानेट D1 चार्ट में है वो D9 चार्ट में कहाँ पे पहुंचेगा। तो हम ये जान क्यों रहे हैं, ये मैथमेटिकल हम इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है आप जो कंप्यूटर के चार्ट्स देखते हैं तो उसमें आपको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। तो पहला तो ये मैथमेटिकल पार्ट है जो कि आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाएगा, जिससे आप क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस भी समझ पाएंगे। और दूसरा है
इसके बाद आपको प्रेडिक्शन करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि दो प्लैनेट्स के बीच ऐसा क्या रिलेशनशिप है, एक प्लैनेट आपके लिए अच्छा क्यों है, एक प्लैनेट आपको वर्गोत्तम होने से क्यों अच्छा फल देता है। उसके बाद कई सारे ऐसे नवमांस के बारे में आपका तथ्य है जो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताएगा, जिससे आप किसी का कुंडली को देख के पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे एक टर्म है पुष्कर नवमांस, उसका क्या जो है रोल है आपके लाइफ में। 64 नवमांस, 64th वाला नवमांस डेथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे, या कौन सा नवमांस जो है बहुत ही शुभ है, कौन से नवमांस में अगर प्लानेट रहता है तो आपके भाग्य को चमकाएगा। इसीलिए आप हमारा तीसरा वीडियो भी देखिएगा और ये कैलकुलेशन सब मैथमेटिकली एक बार कोशिश करिएगा। पहले तो आपको स्टेप 1 में जो है सारे डिविजन्स बनाना है, क्योंकि 0 से 9 तक डिवीजन बनाओगे तो नवमांस समझ पाओगे, 0 से 10 तक डिवीजन बनाओगे तो दसवां समझ पाओगे, 0 से 60 तक डिवीजन बनाओगे तो 60 को लेके भी D60 चार्ट बनता है वो समझ जाओगे, 20 तक डिवीजन लोगे तो आपका D20 चार्ट बन जाएगा। तो आपको ये बनाना बहुत जरूरी है। आप देखिए D9 चार्ट से कोई पूछेगा भाग्य को देखा जाता है और स्वाउस के बारे में पता करते हैं D9 चार्ट से, तो ऐसा क्यों है उसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। ये जो 11th हाउस होता है ना, ये हमारे लाभ का होता है, तो 9th हाउस भाग्य का है। तो आप जैसे ही 9 से काउंट करेंगे तो आप देखिए 9, 10, 11, 12 इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए, तो आप देखना जो 7th हाउस है ना वो 9th हाउस से 11th है। यानी अगर मैं भाग्य में देख रहा हूं कि क्या लाभ मेरे लिए लिखा हुआ है, तो भाग्य का जो लाभ है वो 7th हाउस से देखा जाएगा। तो इसीलिए D9 चार्ट से आप जो है स्पाउस के बारे में, शादी के बारे में पता करते हैं, क्योंकि वो भाग्य स्थान से लाभ स्थान है। ऐसे D7 चार्ट से आप अगर फिर 11 काउंट करेंगे तो 5 में हो जाएगा। इसीलिए D7 चार्ट से संतान के बारे में पता करते हैं, क्योंकि संतान जो है 5th हाउस है। तो आपको ये जो 11th वाला लॉजिक है उसको समझना है। इसको समझने के लिए आपको ये याद होगा कि रावण जो है इंद्रजीत के चार्ट में सारे प्लैनेट्स को एक घर में रखना चाहता था, वो सबको बंदी बनाया था। वो चाहता था सारे प्लैनेट जो है 11th हाउस में ही रहें। 11th हाउस एक उपचय हाउस है, उसमें जो भी प्लैनेट रहते हैं समय के साथ साथ उनका क्वालिटी में वृद्धि होता है, गुण में वृद्धि होता है, और वो लाभ का घर है। लेकिन शनि महाराज ने क्या किया, अपना पांव जो है 11th हाउस से 12th हाउस में बढ़ा दिए, और इसीलिए उसी पांव पर रावण ने प्रहार किया, और शनि भगवान जो है लंगड़ाते लंगड़ाते चलते हैं। इसके पीछे कारण है। कई बार गुलिका के बारे में, मंदी के बारे में बात होता है, कहते हैं शनि देव का पांव का जो हिस्सा कट गया था वो गुलिका और मंदी है। उसके बारे में कभी आगे बात करेंगे, लेकिन आप पहले ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझिए। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आप समझेंगे, आप इससे पहले वाला भी जो मेरा वीडियो है उसको भी देखिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन समझने के बाद आपका बहुत टाइम बचेगा। आप D10 का कैलकुलेशन, D7 का कैलकुलेशन, D20 का कैलकुलेशन, D60 का कैलकुलेशन भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि कैसे आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हो D9 चार्ट और D1 चार्ट के सहारे, कैसे आपके मैरिज लाइफ को आप ठीक कर सकते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप कैसे जान सकते हो, आपका लव मैरिज होगा या नहीं होगा, मैरिज आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है शादी के कुछ ही दिन के बाद आपका डिवोर्स हो जाएगा। ये तमाम चीजें आप समझ पाओगे। आपके घर में जो बच्चे का शादी योग्य समय हो गया है उसका शादी कहाँ पे होगा, उसका ससुराल का क्वालिटी क्या होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे या नहीं होंगे, पैसे का आवाजाही कैसा होगा, ओवरऑल भाग्य कैसे होगा, शादी का फ्यूचर के बारे में जो प्रिडिक्ट करेंगे D1 चार्ट और D9 चार्ट से करेंगे। लेकिन उससे पहले पुष्कर नवमांस क्या होता है, नवमांस क्या होता है, D1 का एक पर्टिकुलर प्लैनेट D9 चार्ट में कहाँ पे जाके बैठता है, उसको कैसे देखते हैं, उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। नमस्कार।